हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 5 मई को आप लोगों का नीट का एग्जाम क्लियर हो चुका है। लेकिन आप लोगों को बता दें, आपके मन में ये एक सवाल चल रहा होगा कि आखिरकार सर ये तो बताइए कि नीट में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ देख पा रहे होंगे टॉप 25 ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने इनका कॉन्सेप्ट सीख लिया तो यकीन मानिए कि आप 50% से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाएंगे, क्योंकि 50% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो मैं टॉप 25 जो नीट के जो क्वेश्चंस है इनमें मैं दिखाने वाला हूं आप लोगों को। अगर इसका कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको बता दें आपका स्कोर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। और दूसरी नंबर की बात में मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस छूटते हैं या सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको परेशान करते हैं नीट एग्जाम में, मैं वही लेकर आया हूं कि किस तरीके के हो गए। आपको क्या काम करना है, हर एक प्रश्न को देखना है और मुझे हर प्रश्न का कमेंट बता में जवाब देना है, ठीक है। और मेरा चैलेंज है कि 15 भी नहीं होंगे तुमसे, ठीक है। और देखते हैं कि हो सकता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन जिन्होंने कर रखी है वो तो भाई कर ले जाएंगे। जिन्होंने 15 से ऊपर कर लिया तो ये वाली बात तो निश्चित है कि आपका जो स्कोर है वो बहुत तगड़ा रहेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनका 15 भी क्वेश्चन जिनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे तो भैया अभी आप लोगों को और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ लेकर, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके जो पेपर है पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको बता दें ये क्वेश्चंस बहुत ही अल्टीमेट हैं। इसमें मैं हर प्रश्न में जो लॉजिक लगेगा वो लॉजिक में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर का है AIPMT 2008 में आया हुआ है, एयर इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, नहीं हाँ ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। इसी को हम नीट वगैरह भी बोल देते हैं। रजो धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है। तो आपको बता दें नीट एग्जाम का पहला रूल यही होता है कि वो क्या करता है, कथन देता है। और कथन भी कैसे देगा, कथन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा, यहां पर चार ऑप्शन देगा और एक एक प्रश्न को पढ़िए। स्त्री में रजो निवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होते हैं LH और FSH में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, मतलब LH और FSH में वृद्धि हो जाती है तो बोलेंगे हाँ ठीक है होती है। रजो धर्म के आरंभ होने को रजो दर्शन कहते हैं तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है, गर्ल्स में 11 से 12 वर्ष में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सामान्य रजो धर्म के दौरान लगभग 40 ml रक्त नष्ट हो जाता है, तो ये वाली बात भी बिल्कुल क्लियर है कि ब्लीडिंग कितनी होती है 40 ml के लगभग, ठीक है। रज आसानी से थक्का बन जाता है, तो आपको बता दें हमसे ये वाला पूछा गया था, गलत कथन पूछा। तो ऊपर के जो 3 कथन है वो तो एकदम सही हैं, लेकिन लास्ट वाला जो कथन है ये वाला ये बिल्कुल गलत है। तो आपको बता दें, सुनियो ध्यान से, नीट एग्जाम में कथन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं और कथन में भी कौन सा पूछ लेता है, वो गलत वाले, ठीक है। तो आपको बता दें यहां आप 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होगा कि इसमें कौन सा गलत है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ लेकर चलता हूं। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में ये 2010 में पूछा गया था प्रश्न और आपके सामने है। मानव शुक्राणु के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो पहले कथन कैसे दिया था, नेगेटिव, अब क्या दे दिया, पॉजिटिव। 4 ऑप्शन है, जो सही होगा 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जो सही होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे और ये एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आए हैं, ठीक है। एक्रोसोम कोई खास कार्य नहीं करता, तो आपको बता दें हर चीज का कोई ना कोई खास कार्य जरूर होता है, ठीक है। अगला है एक्रोसोम में एक स्वयंकार न्यूक्लियर संरचना होती है जिसका उपयोग अंडे को भेदने और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है, जिससे निषेचन हो जाता है। एक्रोसोम में शुक्राणु लाइसिन अंडे के आवरण को घुला देते हैं जिससे निषेचन के लिए सुविधा हो जाती है। एक्रोसोम एक संवेदी संरचना का कार्य करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु की ओर आगे आगे बढ़ता जाता है। तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या है। तो आपको बता दें जो शुक्राणु का सबसे आगे का जो भाग होता है, शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसको अग्रपिंडक या फिर एक्रोसोम कहते हैं और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अंडाणु को भेदकर उसके अंदर जाने का काम करते हैं जिससे निषेचन क्रिया मतलब प्रॉपर हो सके। तो इसमें आंसर आएगा ये वाला, सेकंड वाला। एक्रोसोम एक स्वयंकार न्यूक्लियर संरचना होती है, ठीक है, जिसका उपयोग अंडे को भेदने में और उसके भीतर प्रवेश करने के लिए किया जाता है, हाँ, जिससे निषेचन हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। तो आपको बता दें, देख पा रहे होंगे कि ये 3 लाइन दे रखी है, आंसर की 3 लाइन है। एक एक लाइन जब आप एनसीईआरटी की पढ़ेंगे तभी आप इस तरीके के प्रश्नों को कर पाएंगे, ठीक है। चलो आगे मैं दिखाता हूं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा ये चित्र दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है। और ये चित्र किसका है, तो देख लीजिए ये है नर जनन तंत्र का। तो नर जनन तंत्र का जो चित्र है यहां पर इसके सामने यहां पर ABCD लिख दिए है, क्या लिख दिया, ABCD। तो आप देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी में डायग्राम से भी क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाते हैं और डायग्राम में पता कुछ भी नहीं आता, डायग्राम दे रखा होगा ABCD है, बस इसके नाम बताने हैं। तो देखो कैसे बताएंगे, यहां पर आपको दिखाई दे रही है ये शुक्रवाहक हो जाएगी, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये हो जाएगा शुक्राशय, और ये जो सिंगाड़े के आकार की ग्रंथि है इसको हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि, और नीचे की साइड में है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, देखो ये रहा,
ये रहा हमारा पहला शुक्राशय, नहीं शुक्रवाहक, फिर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट, फिर बल्बो यूरेथल ग्रंथि। तो इसका आंसर आएगा तीसरा वाला, शुक्रवाहक, फिर शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, फिर बल्बो यूरेथल ग्रंथि। तो आपके सामने ये चारों नाम आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग जवाब दे पाएंगे। ठीक है, चलो अगला एक और है, ये एम्स 2017 में पेपर में पूछा गया था और ये भी आप देख पा रहे हैं। ये भी चित्र जो है, ये चित्र किससे है बताया आपको, ये चित्र है अंडाशय का। किसका चित्र है? ये अंडाशय का चित्र है और बोर्ड एग्जाम में इस साल 2024 में ये वाला पेपर में आया भी था, है ना। चलो, तो ये अंडाशय आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको बताना है कि ए, बी और सी ये दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं अब ये क्या कह रहा है। नीचे चार नाम दे रखे हैं कि ए ये कार्पस ल्यूटेम एस्ट्रोजन का श्रावण करता है, तो बोलेंगे नहीं, कार्पस ल्यूटेम एस्ट्रोजन नहीं, प्रोजेस्टेरोन का श्रावण करता है। ठीक है, ए कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का श्रावण करता है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड वाला, कि कार्पस ल्यूटियम ए वाली जो संरचना है ये वाली, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करेगा? श्रावण करने का काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निकालने का काम करेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आपका 2008 में पूछा गया है। देखिएगा नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 रीतियां ए से डी और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधियां ए से डी दी गई हैं। इन रीतियों और उनके कार्य विधियों के सही मिलान को चुनिए। तो आपको बता दें, आपके पेपर में मैं देख रहा हूं लास्ट 3 से 4 ईयर्स में मैं देख रहा हूं कि लगातार कम से कम बताया 10, कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 मिलान पूछे जाते हैं। और आपको बताया अगर मिलान अगर आपको नहीं आते तो भाई बहुत कुछ मिस कर रहे हो, बहुत ज्यादा आप लोगों के नंबर कर सकते हैं। तो देखो यहां आपके सामने यहां रीति दे रखी है एबीसीडी, यहां पर कार्य दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना तो उसमें बिल्कुल साफ साफ इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। पर एक बार मैं बता देता हूं, एक हम बताते हैं, सुनना ध्यान से। हमने बोल दिया कि कांगया ए गोली, गोली क्या करेगी? गोली का काम है अंडो उत्सर्जन को ना होने देना, तो ए का सी। कंडोम का काम क्या है? शुक्राणु को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना, बी का आ जाएगा ए। शुक्रवाहिका उच्छेदन का क्या आ जाएगा? वीर्य में शुक्राणु का ना होना, तो सी का डी। कॉपर्टी अंतरूपण ना होने देना, तो सी का डी, सी का डी। देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मिलान दे रखे हैं इस तरीके से। जब आप मिलान करने के लिए जाते हैं या बैठते हैं तो आपको एक बात का नोटिस करना चाहिए। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये चारों दे रखे हैं। अब मिलान में हम क्या काम करेंगे, एक एक करके सभी को नहीं मिलाएंगे, एक एक करके सभी को मिलाएंगे बहुत टाइम लगता है। कुछ दिमाग से हम गेम खेलेंगे। जैसे मुझे पता है शुक्रवाहिका उच्छेदन, शुक्रवाहिका उच्छेदन का मतलब होता है, इसको वासेक्टोमी कहते हैं, पुरुषों में कराई जाती है। शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है जिससे कि वीर्य में शुक्राणु नहीं आते, वीर्य में शुक्राणु का ना होना। तो सी का क्या आएगा? डी, सी का डी आंसर मुझे पता है। तो देखो सी का ए गलत, सी का ए गलत, बी सी का बी गलत, सिर्फ सी का डी इसमें है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा वाला। मतलब मैंने सारे के सारे चेक नहीं करे, मेरे एक से ही मेरा क्या हो गया, सारे के सारे आंसर निकल गए। हाँ अगर ये मैच हो जाता, सी का भी मैच हो जाता तो मैं दूसरा कोई मैच करता, लेकिन अगर हमारा एक से काम हो रहा तो एक से काम कर दो, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी आंसर लेकर आना होता है। ठीक है, आगे देखो एक मिलान और है आपके सामने। निम्नलिखित उपगमों में कौन सा उपागम किसी गर्भ निरोधक की परिभाषित किया नहीं बताता है। मतलब यहां पर आपके ये दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, कौन सा ऐसा है जो गलत है। ठीक है, मुझे गलत बताना है। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर है रोध या बैरियर विधियां, बैरियर विधि का निषेचन रोकती है, तो बैरियर निषेचन को रोकेगी। ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्तियां शुक्राणुओं की अक्ष कोशिकता बढ़ा देती है, शुक्राणु की गतिशीलता एवं निषेचन क्षमता को मंद कर देती है। अगला है हार्मोनली गर्भ निरोधक शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है, उसकी दर को धीमा कर देती है और अंडोत्सर्ग और निषेचन नहीं होने देती। ठीक है, और लास्ट वाला है शुक्रवाहक उच्छेदन, इसी को वासेक्टोमी बोलते हैं, शुक्राणु जनन नहीं होने देती। तो आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऐसा मतलब ये कौन सा ऐसा ये मैच सा है कि मतलब जो रोध विधिया इसके सामने जो बातें बताई गई है ये सही है नहीं है। तो हमें जो ढूंढना है वो सही बात नहीं, हमें गलत बात ढूंढना है। नेगेटिव दे रखा है तो नेगेटिव ढूंढना है। तो देखो रोध विधियां जो होती हैं जैसे वाल्ट है, कंडोम वगैरह है, तो ये निषेचन को रोकने का काम करेंगी। तो पहली बिल्कुल ठीक है। अंतःगर्भाशय युक्ति जिसको इंट्रायूटेरिन डिवाइस बोल देते हैं, ठीक है, कॉपर्टी वगैरह, तो शुक्राणु की भक्ष्य कोशिकता बढ़ा देती है, शुक्राणु की गतिशीलता बंद कर देती है और निषेचन क्षमता बंद हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। हार्मोन गर्भ निरोधक शुक्राणु के प्रवेश को रोकती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगला लेकिन लास्ट वाला जो दे रखा है ये बिल्कुल गलत है। शुक्रवाहक उच्छेदन शुक्राणु जनन नहीं होने देता, तो गलत। शुक्राणु जनन तो होता है,
शुक्राणु जन्म तो होता है, शुक्राणु बनते भी हैं, लेकिन शुक्राणु जो होते हैं वो वीर्य तक पहुंच नहीं पाते, ठीक है, क्योंकि शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है। तो इसमें आंसर जो आएगा वो फोर्थ वाला आएगा, डी आएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों के? बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं भाई इसमें, ऐसी बात नहीं है। देखो आगे, ये आपके सामने एम्स 2016 में पूछा जा चुका है। जन्म को नियंत्रण करने का निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है। अब आप प्रश्न पर देख रहे होंगे कि मुख्यतः प्रश्न नीट में नेगेटिव टाइप के पूछे जाते हैं, और जो बच्चा होता है कि वो कंपटीशन में जब बैठता है तो वो होपलेस हो जाता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखता। तो यहां पर आपको बताया प्रश्न का पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि जन्म को नियंत्रित करने का निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है। ऐसे पढ़ोगे तो कोई भी चीज स्किप नहीं होगी, एक एक चीज समझ में भी आएगी। और आपको बताया जब जो ऐसे पढ़ो तो मन ही मन में पढ़ना, ठीक है। पेपर में महिला वंध्याकरण, तो हाँ जन्म नियंत्रण वो करता है। पुरुष वंध्याकरण इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, इसको बोलते हैं वासेक्टोमी, ये भी करता है। रज चक्र के 10 से 17वें दिनों के मध्य संभोग से सामयिक आत्मसमय होता है, तो होता है। तो मतलब कि 10 से 17वें दिन जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, निषेचन की क्षमता इनमें ज्यादा होती है, तो निषेचन क्षमता ज्यादा होती है। इस समय अगर लैंगिक संबंध बनाया जाता है तो प्रेग्नेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन रज चक्र के 6 से 9वें दिन के मध्य संभोग में सामयिकता, तो आपको बता दें इसका जो आंसर है वो आएगा 4 वाला। ये भी तीनों बात तो ऊपर की सही है, पॉजिटिव है, लेकिन ये 6 से 9 दिन के मध्य जो संभोग वाला है, तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत लग रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, फोर्थ वाला। तो आपको हर प्रश्न के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ नजर जरूर आएगा, तो उस लॉजिक को आपको पहचानना जरूर होगा। जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकते। और आप लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन खुद देखो और तुम माइंड अपना आगे देखो कि ये क्वेश्चन आया होता तो तुमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कमेंट में प्रश्न पढ़ने के बाद में कमेंट में आंसर मुझे बता दिया करो, जिससे कि पता चल सके कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में आया है 2008 में, चेक करते हैं इसको भी। निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में मानवों में पाई जाने वाली एक दशा को उनके सही कारण गुणसूत्र अपसामान्यता संलग्नता से सही मिलान किया गया है। मतलब हमें यहां पर 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उसके सामने जो मिलान करने के लिए दे रखा है वो कौन सा सही है, हमें वो देखना होगा। तो देखो पहले नीचे चलता हूं मैं, ठीक है। यहां देखो वर्णांता वाई संलग्नता, सही कारण बताना है। तो वर्णांता वाई संलग्नता गलत। वर्णांता जो होती है एक्स संलग्न रोग होता है, वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको, इसका जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो ये गलत है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम 44 अलिंग गुणसूत्र XXY, बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस XXY, तो ये बिल्कुल सही है। और डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, लेकिन यहां पर क्या दे रखा, टर्नर सिंड्रोम का दे रखा, ये भी गलत है। गर्भ रक्ताणु में मज्जता कुरकता को एक्स संलग्न, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा तीसरे नंबर का आगे, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में 44 अलिंग गुणसूत्र होंगे और XXY ये लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाएगी। और आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, मैंने करा रखा है ये वाला। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या काम करना है, ये समझना होगा। जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाए तब तक आपको आंसर नहीं देना। और आपको बता दें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि ये इतना आसानी से समझ में नहीं आता। देखिए 2010 में आया ये, कैंसरों की पहचान के लिए सबसे सुरक्षित तकनीक कौन सी है। यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं कैंसर नाम, आप लोग जानते होंगे कि कैंसर की पहचान करनी है तो सबसे बेस्ट तकनीक क्या मानी जाती है, ठीक है। तो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन है, या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, MRI जिसको बोलते हैं, क्या है। तो आपको बता दें कैंसर की पहचान करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो बताया गया है, एनसीईआरटी में भी है, वैसे भी MRI बताया गया है। तो इसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ आएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। चलो, क्या इससे पहले आप लोगों को पता था? कमेंट में मुझे जवाब बताइए। आगे देखो, अगला है साधारण जुकाम का उपचार किसी एंटीबायोटिक से नहीं हो सकता, क्योंकि यह रोग, अब बताओ कि जो हमारे पास जुकाम है उसे एंटीबायोटिक से हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इंडिया के डॉक्टर्स जो हैं भाई साहब जुकाम में भी एंटीबायोटिक लगा देते हैं। और आपको पता है सबसे ज्यादा खपत एंटीबायोटिक की हमारे इंडिया में होती है, ठीक है। जहां जरूरत है तो भी एंटीबायोटिक दी जा रही है, जरूरत नहीं भी है तो भी एंटीबायोटिक दी जा रही है। गौर कर लियोगे भाई। आपको है संक्रामक रोग नहीं है, एक वायरस के द्वारा होता है, 1 ग्राम पॉजिटिव जीवाणु द्वारा पैदा होता है, 1 ग्राम नेगेटिव जीवाणु द्वारा पैदा होता है। तो 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आएगा इसका, मुझे कमेंट में बताइए। सभी लोग अभी कमेंट करके बताइए, जो भी आपका आंसर हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आंसर हो बताओ तो सही, पता तो चले कि आपका कितना सही आंसर जा रहा है। आपको फिर फील होगा कि हाँ हमें कितनी तैयारी की जरूरत अभी है। और इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें एंटीबायोटिक द्वारा जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वायरस से द्वारा होने वाली बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। और जुकाम वायरस से होता है, तो एक वायरस के द्वारा होता है, तो जुकाम किससे होगा, वायरस से होगा, इसलिए एंटीबायोटिक से हम इसे ठीक नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सेकंड। क्या आएगा, सेकंड, ठीक है। आगे देखो, अगला भी अच्छा मतलब कि क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक रूप से संप्रेषित नहीं होता? तो आपको बता दें, जब नीट में पेपर आ जाए तो मान लो कोई कोई ऐसा संप्रेषित आपको समझ में ना आए, तो आपको क्या काम करना है, घबराना नहीं है। नीट का पेपर आप जब भर रहे होंगे तो आप हिंदी लैंग्वेज डालना, जिससे क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। दोनों में जब पेपर आएगा आप लोगों का, तो मान लो संप्रेषित समझ में नहीं आ रहा, तो इंग्लिश वाले शब्द को आप देख सकते हैं, इंग्लिश वाले में चीजों को पढ़ सकते हैं, जिससे कि इंग्लिश की चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। इसको हम ट्रांसमिटेड बोल देते हैं, ठीक है ना। मतलब लैंगिक रूप से कौन सा ऐसा रोग है जो संप्रेषित नहीं होता? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। तो एड्स जो होता है लैंगिक संबंध बनाने से फैलता है। अब यहां पर इन्होंने क्या काम किया, यहां देखो, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इंग्लिश का वर्ड है, ये इंग्लिश का वर्ड है, और उसने इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में लिख कर दिया है। ये आप लोगों की बुद्धि को खोलने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। ट्राइकोमोनियसिस, एंसीफेलाइटिस, सिफिलिस, तो ये कुछ हमारे पास बीमारियां हैं, और इस बीमारी में से आपको बता दूं, ये एंसीफेलाइटिस बीमारी जो होती है लैंगिक संबंध बनाने से नहीं फैलती। बाकी की सिफिलिस हो गई, ट्राइकोमोनियसिस हो गई, एड्स हो गई, ये सभी बीमारियां एड्स के मतलब कि लैंगिक संबंध बनाने से फैलती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया प्रश्न है। वह स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? आसान है, लेकिन कभी कभी हमसे आसान क्वेश्चन भी नहीं होते। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पवित्र उपवन या बीज बैंक। आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव है, मुझे कमेंट में बताइए। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, लग रहा नहीं लग रहा? बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको भी गलत करके आ जाते हैं। नहीं होता, कभी कभी हम किसी को चीज को इतना आसान समझ लेते हैं कि वो भी तो हमसे नहीं होती। हम ये सोच रहे भैया नीट में आया, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगा होगा। तो आपको बता दें, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कम से कम 30-35% क्वेश्चन ऐसे होते हैं नीट में भी, जिसे आप देखकर भी टिक मार सकते हो, बड़े आराम से मार सकते हो। बहुत ही लॉजिकल नहीं होते, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य और पवित्र उपवन, ये तीनों होते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, क्योंकि जो जीव जहां होता है उनको उसी स्थान पर हम क्या करते हैं, सुरक्षित रख देते हैं। लेकिन जो बीज बैंक है, इसलिए आएगा वही स्थानीय या उत स्थानीय की कैटेगरी में, ठीक है। तो वह स्थानीय संरक्षण क्या होगा, बीज बैंक। इसको बीज बैंक के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। आगे देखो, किसी स्थान पर वृक्षों पर लाइकेनों की प्रचुर मात्रा में वृद्धि क्या संकेत देता है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। वृक्ष अत्यधिक स्वस्थ है, वृक्ष भारी पीड़ा से ग्रस्त है, वह स्थान अत्यधिक प्रदूषित है, वह स्थान प्रदूषित नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और आपके सामने आंसर भी है, मतलब ऑप्शन भी दे रखे हैं। पढ़िए और मुझे जवाब दीजिए, और इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट में अभी बताइए मुझे। लॉजिक बताता हूं, लाइकेन उस जगह पर ज्यादा पाए जाते हैं जिस जगह पर पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। वायु प्रदूषण जहां कम होता है उस जगह पर लाइकेन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगर लाइकेन प्रचुर मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो वह स्थान प्रदूषित नहीं है, इसीलिए इसीलिए वृद्धि कर रहे हैं। और जहां प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन नहीं आते, ठीक है। और ये सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर जो आएगा वैसे 4 आएगा, ठीक है। आगे देखो, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, आप में से कोई भी बच्चा इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। रेप्टिलिया का एक छिपकली सदस्य वृक्ष पर बैठा है और उसकी पूंछ एक टहनी को लपेटे हुए है। बताइए यह प्राणी कौन सा हो सकता है लॉजिकल क्वेश्चन। और नीट क्वेश्चन भैया ऐसे आते हैं, आप सोच रहे हो कि बहुत आसान से आ जाए पेपर में, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, 30-35% तो आसान रहेगा, बाकी का जो रहेगा वो भाई दिमाग घुमा देने वाला है। हेमीडेक्टाइलस, जिसमें लैंगिक दृढ़ता दिखाई पड़ती है, हेमीडेक्टाइलस को छिपकली कहते हैं, ठीक है। बेरेनस, जिसमें अनुहरण दिखाई देता है, ये भी एक जीव है। गिरगिट, जिसमें छद्मावरण दिखाई पड़ता है। केमिलियन, जिसमें रक्षी रंजन पाया जाता है। तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बताइए। इसका आंसर आएगा, चेक करके देख लीजिएगा, कैमेलियन आएगा इसका आंसर। कैमेलियन, इसकी जीभ बहुत बड़ी होती है, अपने शरीर से भी दुगनी बड़ी होती है इसकी जीभ। और कैमेलियन की पूंछ, मतलब वृक्ष पर बैठा हुआ देखना, इमेज पर कैमेलियन गूगल पे सर्च करो और इसके चित्र को देखो। चित्र को देखेंगे तो इसकी जो पूंछ होगी वो इस तरीके से घुमावदार होगी, चेक करके देख लेना, ठीक है। और ये वहीं से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखो, एक मेंडलीय संकरण में F2PD में पाया गया कि जीन प्रारूप तथा लक्षण प्रारूप दोनों अनुपात एक समान 1:2:1 हैं। यह मामला क्या दर्शाता है, यह मामला क्या दर्शाता है। और इस प्रश्न को यकीन मानो मैं खुद करा चुका हूं, इंटर में करा चुका हूं भाई। संपूर्ण प्रभाविता का वाला एक संकर संकरण, असंपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण, सह प्रभाविता या द्विसंकर संकरण, मोस्ट इंपोर्टेंट।
और ऐसे क्वेश्चन ही आपके छपेंगे नीट एग्जाम में। तो इसका आंसर आएगा ये है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता में लाल पुष्प का सफेद पुष्प के साथ संकरण कराते थे, एबन पीढ़ी में गुलाबी आते थे, और गुलाबी का जब स्वयं परागण कराया करते थे तो पहले आते थे लाल, फिर 2 आते थे गुलाबी, फिर 1 आता था सफेद। तो 1:2:1, जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों ही सेम आया करते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने अपूर्ण प्रभाविता ना बोलकर जो प्रभाविता का जो नियम होता है, प्रभाविता का नियम होता है, उसी के आगे क्या लगा दिया, असंपूर्ण प्रभाविता। तो आप ढूंढ रहे होंगे कि भैया हमें प्रभाविता का नियम दिखाया जाए, सेम टू सेम नहीं आएगा। भैया नीट वाले हैं, कुछ तो दिमाग लगाएंगे। सोचो 26 लाख की भीड़ है, तब जाके आप लोगों को फाइट करके नीट एग्जाम को क्रैक करना है, तो इतना आसान थोड़ी ना होगा। इसका आंसर सेकंड आएगा। आगे देखो, सड़क हादसे के किसी एक रोगी को जिसका रक्त समूह मालूम नहीं है परंतु रक्तदान की आवश्यकता है, उसके एक डॉक्टर मित्र ने तुरंत अपना रक्त देने को कहा। इस रक्तदाता डॉक्टर का क्या रक्त समूह रहा होगा? है पूरा का पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है या नहीं? अब भाई ऐसे ही प्रश्न तो आते हैं पेपर में। तो आपको बताना है रक्त समूह ओ होगा, ब्लड ग्रुप ए है, बी है या ए बी है। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के नाम दे रखे हैं। इसका कमेंट में मुझे जवाब चाहिए। अगर आपका जवाब सही होगा तो आप वास्तव में पढ़ने लायक बच्चे हैं, अगर आपका गलत होगा तो आपको भी और मेहनत करने की जरूरत है। उसका आंसर मैं कमेंट में आप लोगों को बता दूंगा, बताइएगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। आगे देखिए, यह भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, इस प्रश्न को मैं करा चुका हूं, और ये सिर्फ एक लाइन का शब्द, एक लाइन का आंसर है इसका, एक लाइन का। और मैंने ये इंटर में करा दिया ये आपको, जिसमें बच्चे में दिमाग होगा वो कर लेगा। यदि एबी रक्त समूह वाले 2 व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ए रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, बी रक्त समूह। इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में है। तो प्रोटीन विद्युत का संचालन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि ए और बी प्रकार के प्रोटीन दोनों ही ए बी रक्त समूह में व्यष्टियों में विद्यमान हैं। यह किसका उदाहरण है? और आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 4, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, आंशिक प्रभाविता, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। और मैंने आप लोगों को एक बार ने 10वीं बार बताया था कि ब्लड ग्रुप ए बी सह प्रभाविता का उदाहरण है। और सह प्रभाविता देखो ए बी, और यहां पर कह रहा ना, ये देखो प्रोटीन ए और बी प्रोटीन दोनों ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या बोलेंगे? सह प्रभाविता। जब दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो सह प्रभाविता है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला, है ना। और आपने देखा प्रश्न कितना बड़ा कर दिया इन्होंने, भाई रे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का प्रश्न कर दिया। और भाई छोटी सी बात थी, यहीं से ए बी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें सह प्रभाविता का गुण लगता है, पहले बता चुके हैं हम। लेकिन है यही तो बात है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं। देखो आगे प्रश्न है, प्रश्न देख लो। कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। अब आपको हम बता दें, जब मिलान करो तो यहां पर मैंने मिलान का तो कॉन्सेप्ट पहले बता दिया कि जीयूजी किसको कोड करता है? वेलिन को कोड करता है। तो डी का पांचवा, और एयूजी का मीथेनिन पहले आएगा। ए का पहला, डी का पांचवा है कहीं, ए का पहला, डी का पांचवा, ए का पहला और डी का पांचवा है। तो भाई ये वाला ही आंसर है आपका, पहला वाला, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का सेकंड और डी का ये वाला। तो हमने देख लिया कि हमें पता जीयूजी वेलिन होता है, तो डी का पांचवा, तो डी का पांचवा कहां पर है? डी का पांचवा सिर्फ इसी में है, तो हमारा इसी ये वाला आंसर आ जाएगा। तो ज्यादा हमें ठटकम नहीं पालना, सभी में दिमाग नहीं लगाना, हमें एक से अगर काम चल जाए तो एक से हम क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अगला बहुत अच्छा प्रश्न है। तेल अधिप्लाव छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवांशिक इंजीनियरिंग सूक्ष्म जीव स्पीसीज किसकी है? मतलब आपको बता दें कि जैसे पानी के ऊपर तेल आ जाता है तो उस तेल को क्या करना है? खाना है। तो कुछ जीवाणु खा जाते हैं सफाई करने के लिए। तो यहां देखो ये दे रखा है स्यूडोमोनास, क्या दे रखा है? स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास जीवाणु जो होता है पानी की सतह पर जो मतलब तेल होता है उस तेल को खा जाता है, जिससे कि पानी सतह से तेल हट जाता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं। वह कौन सी एक पारजीनी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? देखो स्टार्लिंग मंका, बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर किस्म के टमाटर। तो आपको बता दें, हम आपको पहले पढ़ा भी चुके हैं, दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाओगे तभी आंसर आएगा कि गोल्डन राइस सुनहरा चावल जो होता है इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, और जब कोई व्यक्ति इस गोल्डन राइस वाले चावल खाएगा तो उसके अंदर रतौंधी बीमारी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है। तो देखो समस्या का समाधान हो सकता है, तो ये नहीं रतौंधी क्या है? विटामिन ए की कमी से होती है, तो ये खिला दो, से क्या खिलाओगे? गोल्डन राइस खिलाओ, ठीक है।
तो लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर गोल्डन राइस दे दिया, विटामिन ए नहीं दिया इसने, क्योंकि पता है गोल्डन राइस के अंदर विटामिन होता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सा क्रम विलोम क्रमानुपाती है? विलोम क्रमानुपाती है, इसी को डीएनए पैलिंड्रोम भी कहते हैं। पहला GAATTC, GAATTC, तो पहला ही आंसर आपका सही है, GAATTC। देखो इधर से पढ़ो, GAATTC, GAATTC, इधर पढ़ो CTTAGC, और यहां दे रखा है, यहां सी था तो यहां पर क्या गया, जी आ गया, तो ये गलत है। यहाँ टी है तो यहाँ टी आना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए आना चाहिए, ये सब गलत है। ये पहला वाला सही है। तो देखो जी जी, ए टी 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 सी जी, तो चाहे आप लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट से पढ़ें, दोनों से ही पढ़ोगे तो समान अर्थ आएगा, उसी को बोलते हैं डीएनए पैलिंड्रोम। ऑप्शन ए आएगा इसमें। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये इस प्रश्न को भी देखिए। पीसीआर की प्रक्रियाओं को क्रम से लगाइए। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो क्रम में लगाने के लिए पूछे जाते हैं, सही क्रम में लगाने के लिए पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्न में भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा होता है। तो क्रम वाले क्वेश्चंस को कभी भी छोड़कर मत आइएगा, इनकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करनी होगी। और उसमें भी आप लोगों को बता दें कि ये जो नाम लिखे हुए हैं सभी नाम इंग्लिश के शब्द हैं, इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिख कर दिया गया है। तो जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश के शब्द पर भी आप लोगों को विशेष का ध्यान देना होगा। देखो, एनिलिंग, डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन बिल्कुल गलत है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन आएगा, डीएनए के जो दो कुंडलियां उनको खोलना पड़ेगा, तो डीनेचुरेशन आएगा, फिर आएगा एनिलिंग, उसके बाद में आएगा एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन सही है, एनिलिंग सही है, एक्सटेंशन, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। और ये तीनों ही नाम जो दे रखे हैं, ये भाई ये तीनों नाम दे रखे हैं इंग्लिश के, ये प्रवर्धित है। एनिलिंग तो एनिलिंग हमारा है ही है, तो डीनेचुरेशन वाला हो जाएगा। ये तापानुशीतलन बोलते हैं, तापानुशीतलन बोलते हैं इसे। ठीक है, चलो, तो क्रम वाले क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। अगला है आसान, लेकिन ये भी नहीं होगा। देखो, नीट 2013 में आया है, सिट्रिक अम्ल का अच्छा उत्पादक कौन सा है? सिट्रिक अम्ल का कौन सा उत्पादक सबसे अच्छा है? ठीक है, तो सिट्रिक अम्ल का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आप बोलेंगे सिट्रिक अम्ल के लिए सैक्रोमाइसिस, ये तो यीस्ट है, ये नहीं आएगा। स्यूडोमोनास, ये तो तेल वाला था, ये भी नहीं आएगा। क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम में ब्यूटालिक अम्ल आता है, तो ये वाला बचा एस्परजिलस नाइगर, तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला आंसर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला भी आप लोगों को सही मिलान करना है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। मिलान मैंने पहले बताया, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आते हैं मिलान के। तो देखो, मिलान करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, स्टेटिन्स है, स्टेटिन्स, तो ये स्टेटिन्स का आएगा मोनास्कस परप्यूरियस, बिल्कुल ठीक है। साइक्लोस्पोरिन का ट्राइकोडर्मा, ये भी ठीक है। एसिटिक अम्ल का एसिडोबैक्टर, ठीक है। ब्यूटारिक अम्ल का क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिक अम्ल है। मजाक कर दिया इस प्रश्न ने, तो ये यहां कह रहा है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है, तो पहले का ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, ये तो मिलान पहले से ही दे रखा है। अब तुम क्या काम करोगे, तुम ढूंढोगे कोई ना कोई मिलान इसमें। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का तीसरा, डी का चौथा, पहला ही आंसर सही है। कौन सा आंसर है? पहला वाला। आगे देखो, अगला फिर से मिलान है, और ये भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नीट 2016 में पेपर में आ चुका है। और देखो, सिट्रिक अम्ल मुझे मिलेगा एस्परजिलस से, तो ए का तीसरा। साइक्लोस्पोरिन मिलेगा ट्राइकोडर्मा से, स्टेटिन मिलेगा मुझे मोनास्कस से, ब्यूटारिक अम्ल मिलेगा मुझे क्लोस्ट्रीडियम से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको क्या काम करना है, ए के तीसरे में 1 2 3 दे रखे हैं, तो पहला वाला आंसर नहीं आएगा, इन तीनों में आएगा। फिर साइक्लोस्पोरिन दूसरे का पहला, तो दूसरे का पहला इसमें कहां दे रखा है, बी का, इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, चेक करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए, सही मिलान को चुनिए। सिट्रिक अम्ल है, स्टेटिन जो मिलेगा मोनास्कस, सी का चौथा देखिए, तो सी का चौथा कहां पर है, ये रहा, तो सी का चौथा यहां पर है, तो हमारा आंसर आएगा फुल वाला। पहला ये आ जाएगा, इसका पहला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन का ये रहा पहला, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला चौथा वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सरल भी लगेगा, लेकिन ये भी नहीं होगा तुमसे, देख लेना, नहीं होगा तुमसे। निम्नलिखित में से कौन बहुलकी नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड्स या न्यूक्लिक अम्ल? सोचो और दिमाग लगाओ। प्रोटीन किसके बहुलक हैं? पता होगा, नहीं पता का? प्रोटीन बहुलक होते हैं एमिनो एसिड के। पॉलीसैकेराइड पता होगा, मोनोसैकेराइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। लेकिन लिपिड, ये लिपिड जो होते हैं किसी के बहुलक नहीं होते। इसका आंसर जो आएगा वो लिपिड आएगा तीसरा, और यहां पर देखो नहीं पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब मुझे बताइए, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हुई? मैंने टॉप 25 क्वेश्चंस करा दिए। क्वेश्चंस में आपने नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस देखे,
और क्या देखा आपने, मिलान वाले कॉलम वाले क्वेश्चन देखे, कॉलम वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये मिलान वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। उसके साथ साथ में आपको बता दें यहां पर कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी कुछ फंसाने वाले होते हैं। यहां पर कुछ क्रम वाले क्वेश्चंस आते हैं जो इंग्लिश को हिंदी में लिख कर देते हैं, कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मेरा कहने का ये है, यहां देखो इस तरीके से कोड वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, यहां पर लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस करने का तरीका अगर आप लोगों को पता हो, कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे ये हमें पता हो, क्वेश्चंस पढ़ने का तरीका हमें पता हो, लॉजिक इसका पता हो, तो प्रश्न को समझने में हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ही हार्ड होती है। तो प्रश्न को पढ़ो, समझो, उसके बाद ही आंसर दो, और प्रश्न आपके नीट एग्जाम में इसी तरीके से मुख्यतः पूछे जाएंगे, और यही लॉजिक है। ऐसे ही प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको पढ़ाई करते समय, एग्जाम देते समय कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो टेंशन मत लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। आपको मतलब कि नीट एग्जाम को कैसे क्रैक करना है वो मैं पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा। बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर सारी की सारी चीजें तो मिल जाएंगी वहां पर, ठीक है। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप अपनी समस्या को कमेंट में बता सकते हैं। आपकी समस्या का जनरल होगी तो उसके ऊपर भी हमें सेपरेट वीडियो बना देंगे।